हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईएमआरएस के अंदर आपका जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो आपसे 10 नंबर का पूछा जा रहा है और मैं आपके लिए इसी सीरीज को यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। कल हमारी पहली क्लास हुई थी एनईपी के बारे में, जिसमें हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 को पढ़ा था और उसके अंदर क्या कमियां रह गई उनको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दूसरे नंबर की पॉलिसी जो कि राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी, जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 68 को जस्ट आपने रिवर्स कर देना है। तो आज की वीडियो हमारी क्लास 2 रहने वाली है। हम यहाँ पर कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए एनईपी की क्लासेस। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि 4 से 5 क्लास में आपको ये कंप्लीट एनईपी में करा दूं। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड पीओए। पीओए क्या मतलब होता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो एनपीई जो है वो पीओए में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रियल में जो एनईपी 2020 है उसको स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। तो आपने एनईपी की जो सीरीज है, जो कि सभी वैकेंसी वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, आप इनको सीरीज से जरूर बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ एनपीई। ध्यान देना, ये एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। ओके, ध्यान देना है कि जिस टाइम पर ये आपकी पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, उस टाइम पर जो पीएम होते थे अपने, वो राजीव गांधी हो रहे थे। ठीक है, और जो हमने 68 वाली पॉलिसी करी है, उसमें जो पीएम होती थी उस टाइम पर, वो इंदिरा गांधी पीएम थी। तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में, जब गवर्नमेंट राजीव गांधी की थी, तब आपकी ये पॉलिसी यहाँ पर आई थी। ओके, अब हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हर पॉलिसी में देखने को मिलेगा, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण शिक्षा का। किस चीज का यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं? एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये पॉइंट तो हमने पिछले पॉलिसी में पढ़ा था। तो सारी की जो ये पॉलिसीज है, वो सारी की सारी चेंज नहीं हो जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपके पॉलिसी टू पॉलिसी जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अगर एनईपी 2020 के बाद भी कोई पॉलिसी बनती है, तो जो अच्छे पॉइंट है वो उसमें भी जाएंगे और कोई जो मेजर चेंजेस होंगे वो उसमें फिर एड ऑन हो जाएंगे। तो पॉलिसी में सारे में संपूर्ण रूप से बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्णतः फेल नहीं हुई थी। ठीक है, तो एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मींस एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है उसको क्या करने की बात करी गई है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, 8वीं तक की जो कक्षा है वो फ्री और कंपल्सरी होगी, यानी कि 14 साल तक के बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात ये पॉलिसी भी यहाँ पर कंटिन्यू करती है। ओके, इसके लिए इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है कि इक्वालिटी, समानता की बात करी गई है, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किसमें हो सकता है? कोई भी कास्ट के रिलेटेड, कोई भी जेंडर से रिलेटेड भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्लास के रिलेटेड, आप किस वर्ग से आते हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आपका स्टेटस कैसा है भाई, सोशल इकोनॉमिक आपका स्टेटस कैसा है, आप गरीब है अमीर है, इस हिसाब से आपके अंदर, बच्चों के अंदर कोई भी भेदभाव ना करने की बात की गई है। सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है और सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी भी चाहिए है। तो ये इक्वालिटी की बात करता है। स्पेशल जो ये फोकस करती है वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात करती है। महिलाओं की शिक्षा पर जो है वो स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है, स्पेशल फोकस यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। ओके, अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमने पिछले में भी किया था कि जो स्ट्रक्चर है आपका वो 10+2+3 का वही स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। 10 जो है आपका वो स्कूल लेवल का था, यानी कि 10वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर आएंगे। एंड ये जो 2 है वो आपका 11 एंड 12th क्लास है, और ये जो 3 है वो आपका डिग्री, जिसमें आपको मिलती है बैचलर। ठीक है, तो ये उसका हिस्सा है। ध्यान देना, अभी तक ये जो 11 12th है वो आपके कॉलेज का हिस्सा है, ये आपके स्कूल का हिस्सा नहीं है। स्कूल सिर्फ ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल सिर्फ 10th तक का होता था, उसके बाद जो 11 12th है वो आपके कॉलेज का हिस्सा माना जाता था। तो स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा जो कि पहले था। इसके अलावा इस पॉलिसी में ईसीसी पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो हमने नाम सुना हुआ है, क्योंकि ईसीसी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस एनईपी 2020 में भी किया गया है, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की भी बात करते हैं, एफएलएन की भी बात करते हैं, जो कि हम डिटेल में करेंगे। तो इनमें इसमें कहा गया कि बच्चों का जो शुरुआती केयर है, जो क्योंकि बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो 6 साल तक 85% हो जाता है, तो वहां पे उनके ईसीसी मतलब उनकी अच्छी
देखभाल और उनकी अच्छी एजुकेशन की बात की गई है। इसके अलावा इस पॉलिसी में डिसेबल जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई है। मतलब कि शिक्षा के मेन स्ट्रीम में लाने की इनकी बात की गई है। भाई आप इन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, शिक्षा की मुख्य धारा में इन बच्चों को लाने की बात इस पॉलिसी के अंदर की गई है। ठीक है, यानी कि इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है, तो इनके लिए भी स्पेशल यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एनईपी की 2020 में हम ये वोकेशनल एजुकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें कब से शुरू हुआ वो हम बाद में देखेंगे। आप कंफ्यूजन में मत रहना। 1986 में जो वोकेशनल एजुकेशन है, वो जो +2 वाला पार्ट है ये, यानी कि 11th एंड 12th में आपको देने की बात की गई है कि बच्चों को 11th एंड 12th में स्किल के रिगार्डिंग उनको जो कोर्सेज है वो आप प्रोवाइड करिए। उनके कौशलों का यहाँ पर उदाहरण हो, उसके तहत आप उनको ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करिए ताकि बच्चे अगर आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उन स्किल के बेस पर, उन कौशलों के बेस पर, उन कोर्सेज के बेस पर वो क्या कर सके, अपना कोई ना कोई व्यवसाय यहाँ पर शुरू कर सके। तो स्किल की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज की यहाँ पर बात करी गई है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन एजुकेशन की बात की गई है। किस नीति के तहत? 1986 की जो पॉलिसी है इसके तहत। मींस आपने इग्नू का नाम सुना होगा, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहां पर स्थित है? आपकी दिल्ली के अंदर है। और सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आप कहीं पर जाकर के नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको इसमें एनरोल करना होता है और आपको ये डिग्री दे देते हैं। ठीक है, सेमेस्टर वाइज कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं और आपको ये डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो शिक्षा है कि भाई अगर कोई बच्चा कहीं दूर दराज बैठा है, वो नहीं आ सकता है और उनको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट किस नीति के तहत किया गया? वो किया गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की नीति के तहत। ओके, ध्यान देना इस चीज को। तो ये किस नीति के तहत किया गया? 1986। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन इस नीति के तहत किया गया था। इसके अलावा इसमें टीचर एजुकेशन की भी बात की गई है, यानी कि जो शिक्षक है उनकी शिक्षा की भी बात करी गई है। शिक्षकों के स्किल, कौशलों की बात करी गई है, उनके ट्रेनिंग के बारे में, उनके प्रशिक्षण की बात करी गई है। ठीक है, कि इन सभी को ये बेहतर जो है स्किल इनके डेवलप हो सके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर बने, तो इन सब चीजों की बात की गई है, ध्यान देना। इसके अलावा डाइट, आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि 12th के बाद आप सभी लोग डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसका फॉर्मेशन भी किस नीति के तहत हुआ है? 1986 वाली पॉलिसी के तहत हुआ है। तो डाइट के फुल फॉर्म प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग यहाँ पर लिख करके बताएंगे। तो डाइट जो है, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर आप PRT टीचर बनते हो, वो यहाँ पर इस नीति के तहत यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो ये पूरी क्या बात करती है? आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यहाँ पर बात करती है। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, चलिए अब ये क्या बला है कि POA 1992? तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? जो आपकी NP 1986 के अंदर जो सारे गोल्स एंड रिकमेंडेशंस थे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी सिफारिशें थी, जो कुछ चीजें यहाँ पर सेट की गई थी, उसको एक्शन में लाने के लिए, ठीक है, उसको एक्चुअल में, रियल में उसको अप्लाई करने के लिए क्या था? एक रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट था। ठीक है, एक रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट था। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये संशोधित दस्तावेज है। ठीक है, किसको एक्शन में लाने के लिए, किसको अप्लाई करने के लिए? अपनी जो ये पॉलिसी है 1986, इसको ही बड़े स्तर पर अच्छे से इसके सारे जो टारगेट्स है उसको अचीव कर सके हम, उसको हासिल कर सके हम, इसलिए इस रिवाइज डॉक्यूमेंट को लाया गया था। ठीक है, हल्के से चेंज के साथ, थोड़े से बदलाव के साथ। 70% पॉलिसी यही है, 30% थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया, जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो पॉलिसी आपकी सेम है, ध्यान देना, सेम है। ये आपकी तीसरी पॉलिसी नहीं है, सेम पॉलिसी है, बट हल्का सा रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, हल्का सा क्या हुआ है? सुधार हुआ है इसके अंदर। और इसको क्या नाम दे दिया गया इस डॉक्यूमेंट को? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन मतलब इसको एक्शन में ही लाने के लिए इस चीज को क्या है भाई, ये अप्लाई हो सके। ठीक है, ओके, अब ध्यान में रखना, दो समितियां इससे जो है वो रिलेट करती है। भाई हिंदी प्लीज देख लेना, अगर मैंने गलत लिखी हो तो, है ना, प्लीज इग्नोर, आई थिंक गलत ही लिख दी है मैंने। तो दो कमेटीज है जो इसके रिगार्डिंग आती है। एक कमेटी है रामामूर्ति कमेटी, जो कि 1990 में बनी थी, और एक कमेटी है जनार्दन रेड्डी, जो कि 1992 में बनी थी।
ये दोनों कमिटीज जो है वो इससे रिलेट करती है, आपको दोनों का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। दो क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज, कमिटीज चेंज, किसी को किसी का पसंद नहीं आता, किसी को किसी का नहीं पसंद आता। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इन्होंने रामामूर्ति कमेटी का गठन किया। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस कमेटी का गठन किया, लेकिन कांग्रेस वाले इसके अपोज थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 1992 में फिर जो है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने अपनी न्यारी मतलब अलग से अपनी जनार्दन रेड्डी कमेटी यहाँ पर बनाई और फिर इसको ही अप्रूव कर लिया गया 1992 में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको जब अप्रूव किया गया 1992 में, तो इसलिए इसको पीओए 1992 का नाम दिया गया। तो ये दो कमेटी आप ध्यान में रख लेना, नाम भी वही है, इनके चेयर भी कौन है भाई, ये नाम से ही ध्यान में, रामामूर्ति और जनार्दन रेड्डी। ओके चलिए, अब क्या फीचर्स हैं इसके, इसमें ऐसा आखिर क्या बदलाव किया गया कि भाई इसको यहाँ पर लाया गया। बाकी चीजें सेम ही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, वो सेम ही है। तो जो चेंज आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन, वही सेम बात है, मतलब कि एजुकेशन का, बच्चे जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलेगी, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो यहां पर भी था। बट इसमें क्या किया गया, उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है, कि कोई भी अब इसको तोड़ नहीं सकता, फंडामेंटल राइट बना दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। मौलिक अधिकार, वो अधिकार जिसको कोई भी अब नहीं तोड़ सकता। सभी बच्चों का ये अधिकार है कि उसको 14 साल तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन मिले उन सभी बच्चों को। तो इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसमें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इसके अलावा वुमेन टीचर को यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो दी गई, किसमें, जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूलों में 50% वुमेन टीचर को लाने की बात की गई, कि 50% जो महिलाएं होंगी, वो जो शिक्षक होंगे वो महिलाएं होंगी प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी टीचर में, ठीक है। ये यहाँ पर इस नीति के तहत कहा गया, ठीक है। उसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में कौन आ जाते हैं, जो हाशिए पर है बिल्कुल, मतलब जैसे SC ST वाले हो गए है ना, जैसे SC ST वाले हो गए, लोअर कास्ट हो गया, ठीक है, वीकर सेक्शन, वीकर, ऐसे बच्चे जो वंचित है कहीं ना कहीं, और गर्ल्स भी उस टाइम पर कहीं ना कहीं वंचित ही रहती थी। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बिल्कुल हाशिए पर है, जिनको शिक्षा नहीं अच्छी तरीके से मिल पा रही है, जो कहीं ना कहीं वंचित है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर लाया गया, उनके लिए स्पेशल फोकस इस नीति के तहत किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बट ये जो +2 है अब उसको स्कूल में शामिल कर लिया गया है, पहले नहीं था, पहले स्कूल सिर्फ 10वीं तक का था। अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो +2 है, 10+2, अब ये क्या है, आपका स्कूल का हिस्सा हो चुका है, ठीक है। ये जो +3 है वो फिर आपका कॉलेज वाला पार्ट है। तो ये चेंजमेंट इसके तहत हुआ। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा पर भी बात की गई, वो इधर भी की गई थी, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस नीति के तहत करने हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपके साथ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगी, उसके सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है। आई होप मेरी इन वीडियोस को आप पसंद करेंगे और आपको ये अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मैं एनईपी 2020 के काफी सारे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।